औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फरहान अली आप सबको दिक्कत सलामी को खुशामदीद कहता हूँ। सीरीज़ इस्लाम एंड एथीज़म का आज एपिसोड 10 है, दैट इज़ द वननेस ऑफ गॉड डिवाइन सिंगुलैरिटी। इससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर एन एक्सप्लोरर और आप अपनी स्पेसशिप लेकर कहीं जाते हैं जहाँ पर ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स हैं किसी प्लेनेट पर। उतरने के बाद वहाँ का जो गाइड है वो आपको अप्रोच करता है और आपको बताता है कि ये जो प्लैनेट है, ये कंट्री है, इसको स्पिग्ना कहा जाता है और ये बॉर्डरलेस प्लैनेट का जो है वो कंट्री है। तो आप पूछते हैं कि क्या मतलब, क्या यहाँ पर 2 से ज़्यादा भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ कुछ ज़्यादा कंट्रीज़ हैं? तो वो कहता है कि हाँ, हमारे पास यहाँ पर जो है 2 कंट्रीज़ हैं। तो वो आप पूछते हैं कि जी आपको कैसे पता चलता है कि आप एक कंट्री में हैं या फिर दूसरे कंट्री में, क्योंकि बॉर्डर तो कोई है नहीं या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है डिफ्रेंशिएट करने की। तो वो बोलता है कि जी हाँ, हमारे पास यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ना कोई बॉर्डर है और जो फीचर्स हैं एक कंट्री के एग्जैक्टली हूबहू सेम है दूसरे कंट्री के। तो आप जो है फाइनली एट द एंड ऑफ द सिचुएशन आप कहते हैं कि भाई आपको जो है एक ही कंट्री बनाना चाहिए था, क्योंकि दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक टू मी। तो उसके बाद आप आगे जाते हैं, लंच का टाइम है, वहाँ पर डिस्कशन होती है। तो वहाँ का जो एक कोई आप समझे एलियन है, वो कहता है कि यहाँ के जो किंग्स हैं कंट्री के वो बहुत अच्छे हैं। तो आप जो है हैरान होते हैं, आप पूछते हैं पोलाइटली कि यहाँ पर क्या एक से ज़्यादा भी किंग हैं? तो वो कहता है कि हाँ, हमारे पास 2 किंग्स हैं। तो आप पूछते हैं तो फिर कंट्री के अंदर कैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन होता है? सो वो रिप्लाई कहते हैं कि ये जो 2 किंग्स हैं उनकी विल भी सेम है, वो हमेशा आपस में जो है वो अग्री करते हैं। तो आप परप्लेक्स होते हैं और आप पूछते हैं कि जी हार्मनी जो है वो कैसे आपकी कंट्री के अंदर जो है वो कायम है? तो वो कहते हैं कि जी दे हैव वन विल। तो अल्टीमेटली एट द एंड आप कहते हैं कि भाई आपको आपके असल में जो है एक ही बादशाह है। आपने 2 आप कह रहे हैं, दर हकीकत दे आर एक्टिंग इन अकॉर्डिंग्स विद दी वन विल, ठीक है ना। सो यू शुड स्टॉप सेइंग 2 किंग्स बिकॉज दे हैव दी वन विल। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है, इसमें मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स मैं पेश करूँगा वननेस ऑफ गॉड के हवाले से, डिवाइन सिंगुलैरिटी के हवाले से, उसमें 3 जो आर्ग्यूमेंट्स हैं इस स्टोरी के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट इसके अंदर वो है कॉन्सेप्चुअल डिफरेंशिएशन, जो कि हमजा लिखते हैं। वो ये कि मल्टीपल जो प्लिसिटी होती है उसको एग्जिस्ट करने के लिए एटलीस्ट कुछ कॉन्सेप्ट्स हों जो कि उससे डिफरेंशिएट करें। मिसाल के तौर पर 2 बनानाज हैं, वो टेबल पर रखे हुए हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हैं। अब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ज़रूर होंगे जो कि उन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं, साइज़, कलर, लोकेशन ऑफ द टेबल या फिर कोई और चीज़। अगर वो ना हो तो आप कभी जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे उन दोनों के बीच में। इस तरीके से हमने इस एपिसोड जो है सीरीज़ में देखा कि देयर इज़ एन अनक्रिएटेड नेसेसरी गॉड जिसने हर चीज़ को बनाया है। अच्छा, अब अगर ये जो कि ऑल अवेयर है, ऑल पावरफुल है, अगर ये क्लेम करें कि वो जो 2 हैं, ठीक है, जो कि ऑल पावरफुल हैं, ऑल क्रिएटर हैं, तो एटलीस्ट उन दोनों के बीच में कोई ऐसी कॉन्सेप्ट्स तो हों जो कि उन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करें। अगर नहीं है तो मतलब वी हैव जस्ट डिफाइंड वन क्रिएटर। और दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि उस क्रिएटर को क्रिएटर होने के लिए वो एट्रीब्यूट्स लाजमी होने चाहिए जो कि क्रिएटर के लिए हमने जो है वो देखे थे। तो जैसे कि ऑल पावरफुल, ऑल अवेयर और नेसेसरी। तो बेसिकली जब आप दोनों को डिफ़ाइन करेंगे तो दर हकीकत अगर जो चीज़ एक क्रिएटर के बारे में सेम है वही दूसरे क्रिएटर के बारे में है समथिंग, तो इसका मतलब वी हैव जस्ट डिफाइंड वन क्रिएटर रादर देन 2। दे आर नॉट 2 क्रिएटर्स बल्कि 1 क्रिएटर। दूसरा इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट है, ये अभी ब्रीफली हम इसको कर रहे हैं, बाद में जो है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा डीपली। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एक्सक्लूजन, और थर्ड है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एक्सक्लूजन बेसिकली ये मेंटेन करता है कि सिर्फ एक डिवाइन विल हो सकती है। अगर 2 क्रिएटर्स होते, एक अगर उसको ट्री मूव करना है और दूसरे को डिफरेंट लोकेशन में ट्री मूव करना है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एक तो वो दोनों आपस को दोनों को जो है अपने आप को कैंसल आउट करें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि क्रिएशन जो है एग्जिस्ट करती है। वी हैव क्रिएशन है, वी सी, वी विटनेस इट। तो ये नहीं हो सकता कि वो 2 क्रिएटर्स वो आपस में बस जो है वो उनकी जो कॉम्पेटिंग विल से टकराए और कैंसलेशन हो चीज़ की, ये मुमकिन नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो एक क्रिएटर वो ओवर पावर करे दूसरे क्रिएटर की विल को, और वो अपने ट्री को जो है एक बेहतर डायरेक्शन में मूव करें, किसी और डायरेक्शन में मूव करें। तो और थर्ड ऑप्शन ये है कि जी दोनों की जो है एक ही विल हो और दोनों एक ही यानी कि
मतलब डायरेक्शन में तरीके से जो है वो ट्री को जो है मूव करवाना चाहें। अब ये जो तीसरा जो ऑप्शन है, इसमें दरअसल एक ही विल इम्प्लाई हो रही है, मतलब कि देयर इज़ ओनली वन विल, एंड इन आवर कॉन्टेक्स्ट ये इंडिकेट करता है सिर्फ एक विल को, ठीक है। अगर एक क्रिएटर है वो दूसरे को ओवरपावर करे, इसका मतलब एक ही विल है जो कि डोमिनेंट है। दूसरी चीज़, अगर दोनों अग्री करते हैं, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं है, तो हाउ कैन वी से कि दे आर टू क्रिएटर्स, बेसिकली देयर एक ही विल है, ठीक है। तो एक क्रिएटर की एक ही विल होगी। आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन ये एजर्ट करता है कि एक से ज़्यादा क्रिएटर नहीं हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा क्रिएटर होते तो कॉस्मोस है जिसके अंदर एक कॉस्मिक एक ऑर्डर है, जो हार्मनी है वो कभी एग्जिस्ट ना करती। अभी हम ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ गॉड, जो कि असल कंसेप्शन है, वो ये है कि एक इम्पोजिंग विल है खुदा की, और वो लिमिटेड नहीं है बाय द एक्सटर्नल फैक्टर्स, और कोई भी चीज़ जो है वो खुदा को पाबंद नहीं कर सकती इस चीज़ का। तो इस लॉजिकली इट फॉलोज कि देयर कैन नॉट बी टू डिवाइन विल्स, देयर कैन नॉट बी टू इम्पोजिंग विल्स, देयर कैन बी ओनली वन इम्पोजिंग विल। अब इस एपिसोड के अंदर हम 5 आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे रिगार्डिंग द वननेस ऑफ गॉड और द डिवाइन सिंगुलैरिटी। नंबर 1 इज आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एक्सक्लूजन, नंबर 2 कॉन्सेप्चुअल डिफरेंशिएशन, नंबर 3 Occam's razor, number 4 argument from definition, and number 5 argument from revelation। अब सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट मेरा है वो है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम एक्सक्लूजन। बेसिकली ये आर्ग्यूमेंट मेंटेन करता है कि मल्टीपल क्रिएटर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही विल हो सकती है जो कि इम्पोजिंग हो। जैसे मैंने डिस्कस किया कि हमने एपिसोड 5 के अंदर डिस्कस किया, क्रिएटर की लाजमी एक विल होगी। तो हम क्वेश्चन करें कि कितनी विल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं, हमें जो है तरीके से आर्ग्यूमेंट को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम अजर्ट करते हैं कि 2 क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर ए एंड क्रिएटर बी। अगर क्रिएटर ए को मूव करना है रॉक, और क्रिएटर बी को भी वही रॉक मूव करना है, 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, सिनेरियोज हैं। पहला कि एक क्रिएटर दूसरे को ओवरपावर करे उस रॉक को किसी और डायरेक्शन मूव करके, दूसरा कि दोनों कैंसल आउट करें और रॉक कभी मूव ना हो, और नंबर 3 कि दोनों जो है रॉक को एक ही डायरेक्शन में एक ही तरीके से मूव करें। अब जो फर्स्ट सिनेरियो मैंने आपको बताया, इसके अंदर बेसिकली एक ही विल जो है वो है, यानी कि अगर एक क्रिएटर है, इम्पोजिंग उसकी विल है, वो दूसरे को ओवरपावर कर रहा है, इसका मतलब ये कि सिर्फ एक ही डिवाइन विल है जो कि यानी कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और सेकेंड जो सिनेरियो है, बेसिकली उसके अंदर कोई एक्शन है ही नहीं, दोनों कैंसिल आउट करते हैं। तो लेकिन ये पॉसिबल नहीं, बिकॉज वी हैव क्रिएशन, वी सी इट, वी ऑब्जर्व इट, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि क्रिएशन ना हो और हर जगह जो है वो कैंसिलेशन हो। और थर्ड जो है ये है कि वो दोनों एक ही डायरेक्शन में खुद को मूव आउट करें। तो अल्टीमेटली इसका मतलब हमने सिर्फ एक ही विल को डिस्क्राइब किया। अगर 2 हैं तो वो दोनों अग्री करते हैं, दोनों एक ही जगह में जो है एक चीज़ को मूव करें, इसका मतलब ये कि एक ही विल है, दे आर नॉट 2 विल्स, राइट। क्योंकि 2 विल होने के लिए उनमें कोई डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए। देयरफॉर ये रैशनल है कंक्लूड करना कि सिर्फ एक ही क्रिएटर है, उसकी एक ही विल है। अगर वो ये आर्ग्यू करता है कि आप एक एंटिटी हो और उसकी मतलब 2 एंटिटीज़ हों या 2 ज़्यादा हों और की एक ही विल हो, अगर वो ये यानी कि असर्ट करता है कि ज़्यादा एंटिटी भी हो सकती हैं और स्टिल दे हैव द वन विल, तो हम पूछेंगे कि भाई आपको कैसे पता चला कि वो 2 एंटिटीज़ हैं। मतलब सवाल है ना कि अगर एक ही चीज़ है, एक ही विल है, हर चीज़, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है दोनों में, तो हाउ डू यू नो दे आर different entities? So it sounds like the argument from ignorance, because there is no evidence whatever for this claim. So this leads us to the next argument, वो है conceptual differentiation। 2 क्रिएटर्स एग्जिस्ट करने के लिए वो दोनों किसी न किसी यानी कि तरीके से डिफरेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 2 ट्रीज़ हैं, वो डिफ़र करते हैं साइज़ में, कलर में, एज में, इवन लोकेशन भी हो सकती है, जो यानी कि दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द स्पेस एट द सेम टाइम। तो ये दोनों के बीच में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं एक ट्री को दूसरे ट्री से। अगर दोनों सेम होते, एक ही लोकेशन, एक ही हर चीज़, तो मतलब वी हैव जस्ट डिफाइंड 1 ट्री, दे आर नॉट 2 ट्री। सो इवन इफ दे हैड द आइडेंटिकल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, एटलीस्ट वो जो जगह जो है वो जो यानी कि घेर रहे हैं, वो भी एक चीज़ हो सकती है जो कि डिफरेंशिएट करती है दोनों को, राइट। तो इसका मतलब इस फैक्ट को डिफाइन करने के लिए कि देयर 2 ट्रीज, देयर शुड बी सम कॉन्सेप्ट जो कि इन दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करें। आप ये चीज़ ट्विन्स पे अप्लाई करें, हमें पता है कि 2 लोग हैं, ठीक है, बिकॉज समथिंग मेक्स देम डिफरेंट। बट अगर, और ये भी हो सकता है कि दे जस्ट मेरिली ऑक्यूपाई द डिफरेंट स्पेस। तो अगर 2 एक से ज़्यादा इन्हीं के क्रिएटर होते मिसाल के तौर पर, सो कुछ ऐसी चीज़ तो हो जो कि दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करे। तो अगर वो सेम हैं एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट के अंदर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो 2 हैं, ठीक है। और इफ़ समथिंग इज़ आइडेंटिकल टू अनदर, इफ़ ए इज़ ट्रू ऑफ व्हाट is present in B,
जिससे मतलब कि ए और बी क्या है, दोनों आइडेंटिकल हैं, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन देम, वो एक ही चीज़ है बेसिकली। सो इफ दे आर सेम इन एवरी वे सो नथिंग अलाउज अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, देन देयर सेम थिंग। इस तरीके से आप एक इमेजिन करते हैं कि क्रिएटर एक्स है, क्रिएटर वाई है, जो भी क्रिएटर एक्स के बारे में सच है वही क्रिएटर वाई के बारे में सच है। मिसाल के तौर पर वो क्रिएटर एक्स जो है वो ऑल पावरफुल और अवेयर है, क्रिएटर बी वाई है जो भी, वो भी ऑल पावरफुल है और ऑल अवेयर है। सो मुझे बताएं कि हाउ मेनी क्रिएटर्स आर देयर इन द रियलिटी? ओनली वन, ड्यू टू फैक्ट के देयर इज़ नथिंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैम, दोनों के बीच में कोई भी हम फ़र्क जो है वो नहीं है, इस वजह से एक ही क्रिएटर को हमने डिस्क्राइब किया है। सो अगर कोई ये आर्ग्यू करे कि ये दोनों डिफरेंट है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें फिर डिस्क्राइब करना पड़ेगा वो डिफरेंस क्या है, और फिर वो क्या करेंगे, इस कोशिश में वो किसी ऐसी चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे जो कि खुद क्रिएशन होगी और उसमें वो एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे क्रिएटर के जो कि एक क्रिएटर के होने चाहिए। तो अगर फिर भी कोई इसमें ज़िद कर रहा है क्लेम में कि नहीं ये दो क्रिएटर्स हैं, वो दोनों आपस में डिफरेंट है, तो सवाल ये है कि वो कैसे डिफरेंट है, ठीक है। और द टाइम दे ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन दे इंटर द realm ऑफ नॉलेज फ्रॉम ignorance because they will have to make up their own evidence to justify their wrong beliefs. So now my next argument is Occam's razor. So in the light of this above arguments, कुछ ऐसे अब भी irrational लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि जी नहीं दो से ज़्यादा भी क्रिएटर्स हो सकते हैं और they can be different. So in the light of Occam's razor this is not a sound argument. Basically ये जो philosophical principle है 14th century से बिलोंग करता है, जो कि एक लॉजिशियन है, फ्रेयर हैं, जिनका नाम है विलियम ऑफ ओकम। उनका प्रिंसिपल ये है कि जो प्लुरैलिटी है शुड नॉट बी पोजिटेड विदाउट द नेसेसिटी, मतलब अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर प्लुरैलिटी जो है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स जो सिंपलेस्ट और जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो एक्सप्लेनेशन है वो है बेस्ट वन, यानी कि इन दिस केस हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि हम कहें कि खुदा इस कायनात का जो खालिक है वो एक या दो या तीन या हज़ार जो है खालिकों से बनकर कॉम्बिनेशन से बना है। सो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ क्रिएट इज़ वन। तो ये पॉसिबल करना कि ज़्यादा है, हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है उस पर कभी भी कोई एडिशन नहीं करता बल्कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है मोर देन इट सॉल्व्स। सो इट डज नॉट एनहांस द एक्सप्लेनेटरी पावर और स्कोप ऑफ दिस आर्गुमेंट टू क्लेम दैट ऑल पावरफुल क्रिएटेड दिस यूनिवर्स इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव बिकॉज ही इज़ द वन हु डिड दिस। सो मैं आर्ग्यू करूँगा कि जो ये पोस्टुलेट करना कि जो मल्टीपल क्रिएटर्स हैं बेसिकली रिड्यूस करता है इस आर्गुमेंट या फिर इस कायनात की जो ऑरिजिन के बारे में कहीं खालिक है उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर को। मिसाल के तौर पर काफ़ी सवाल जो है ऐसा पैसे पैदा होते हैं जो कि अनआंसरेबल हैं अंडर दिस असर्शन, जैसे कि हाउ मेनी इटर्नल बीइंग्स कैन को एग्जिस्ट टुगेदर, और दूसरा ये कि किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, और जो है उनके कॉन्फ्लिक्टिंग विल्स के बारे में जो एक मतलब एक हो सकता है पोटेंशियल, वो उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। सो द पॉपुलर ऑब्जेक्शंस के बारे में जो किया जाता है वो ये है कि हम अज्यूम करते हैं कि जी पिरामिड से बनाया, और ये एब्सर्ड होगा ये कहना कि एक जो है वो किसी शख्स ने पिरामिड को बनाया है। सी इट इज़ दी, वो कहते हैं कि देखें ये तो सिंपलेस्ट आप कह रहे हैं ना, जो एक एक्सप्लेनेशन है वो ये कि एक खालिक ने इस कायनात को बनाया, तो आप क्या ये अजर्ट कर सकते हैं कि एक शख्स ने पिरामिड को बनाया है, ठीक है, एंड द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज़ दिस वन। हालांकि ये मिस एप्लीकेशन है इस आर्ग्यूमेंट की, बिकॉज यहाँ पर जो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का जो पॉइंट मैंने पेश किया है ये इग्नोर हो रहा है। देखें किसने कहा कि पिरामिड जो है एक बंदे ने बनाया तो ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन है? नहीं, इट कैन नॉट बी, बिकॉज इट रेजेस द क्वेश्चंस मोर देन इट सॉल्व्स। वो क्या है कि कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है वो इतने बड़े पिरामिड्स को बनाए? सो इट इज़ फार मोर कॉम्प्रिहेंसिव टू से कि जी वो काफ़ी लोगों ने बनाया था। सो इन दिस लाइट सो समवन कैन से कि यूनिवर्स जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये एब्सर्ड होगा पोस्टुलेट करना कि एक ही जो है वो खालिक ने इसको बनाया, ठीक है ना। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट द पावरफुल बीइंग जो कि ऑल पावरफुल है ये ज़्यादा कोहेरेंट है, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी यूनिवर्स की ओरिजिन की, ठीक है। और बिकॉज प्लुरैलिटी जो है ऑफ क्रिएटर्स रेजेस द प्रॉब्लम्स मोर देन सॉल्व, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से कितने जो है वो जो इटर्नल बीइंग्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग जो विल है उनके बारे में जो पोटेंशियल है उसके बारे में क्या राय है। सो नेवरथलेस क्रिटिक में कंटिन्यू टू आर्ग्यू कि जी इट वाज नॉट द वन पर्सन दैट क्रिएटेड द इट वाज नॉट ऑल पावरफुल हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, ठीक है। मतलब वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपने कहा है कि एक जो ऑल पावरफुल बीइंग है उसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, तो अगर हम ये कहें कि जो पिरामिड्स हैं वो किसी एक बंदे ने बनाया बल्कि ऑल पावरफुल बीइंग ने बनाया है, सो फिर
बेसिकली द प्रॉब्लम इज दैट इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो कि ऑल पावरफुल हो। सो ये पॉस्टुलेट करना कि ऑल पावरफुल बनाया है ये माकूल नहीं है, बिकॉज जो पैरामिड्स हैं उसके पीछे कोई एफिशिएंट कॉज आना चाहिए और वो कॉज उसी टाइप का होना चाहिए। सो दिस लीड्स अस टू द ओरिजिनल पॉइंट कि मोर देन वन ऑफ दीज कॉजेज वर रिक्वायर्ड टू बिल्ड दी पैरामिड्स। तो एक ही जो है एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो कि सिंपलेस्ट हो, कॉम्प्रीहेंसिव हो, ज़्यादा प्रॉब्लम्स रेज ना करे, मोर देन इट सॉल्व्स। अब जो आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहता हूँ उसको कहते हैं द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डेफिनेशन। देखें, रीज़न ये ज़रूरी समझता है कि एक ऐसा खालिक हो और अगर उससे ज़्यादा खालिक हैं तो फिर जो यूनिवर्स है ये डिसऑर्डर और इसके अंदर वो जो हार्मनी हम देख रहे हैं कभी भी ना हो पाती। क्यों? कुरान भी जो है यही आर्गुमेंट पेश करता है। कुरान कहता है कि अगर आसमान और ज़मीन का खालिक यानी अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो फिर वो दोनों तबाह हो जाते। यानी कि इस पर कोई और राय ही नहीं है कि अगर एक बादशाह है और दूसरा उसके साथ बादशाह है तो दोनों की विल डिफरेंट होगी। अगर दोनों आप अपने आप को अपोज करेंगे तो जो वो सिटी है वो तबाह हो जाएगा। तफसीर जलालैन जो कि क्लासिकल कमेंट्री है कुरान पर, उनमें लिखा हुआ है इसी वर्ड्स पर कि जी heaven and the earth would have lost their normal orderness since there would have inevitably been internal discord as is normal when there are several rulers। यानी कि जब मुख्तलिफ रूलर्स होते हैं तो अपने आप को क्या करते हैं, झगड़ा होता है, इंटरनल डिस्कॉर्ड होता है, अपने आप को अपोज करते हैं, कभी भी एक चीज़ पर अग्री नहीं करते। सो आपको ये पॉइंट आउट कर सकता है कि जी मोर देन वन पर्सन जो है आपकी कार को बनाया, मिसाल एक ने जो है वो इंजन को इंस्टॉल किया, एक ने आपके जो है वो टायर्स लगाए और एक ने जो है साउंड सिस्टम इंस्टॉल किया। सो शायद ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो है ये किसी इसी तरीके से बनी गई हो और ये एग्जांपल जो है इंडिकेट करता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है वो मोर देन वन क्रिएटर जो है वो बन सकता है। सो इस कंटेंशन को रेस्पॉन्स करने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि जो रैशनल एक्सप्लेनेशन है इस यूनिवर्स की, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, वो सिर्फ क्रिएटर नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है। सो आप कह सकते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल क्रिएटर जैसे कि कार के अंदर है, लेकिन कभी भी मोर देन वन गॉड नहीं हो सकते। वो इस वजह से बिकॉज खुदा की एक इम्पोजिंग विल होती है, वो कभी भी किसी एक्सटर्नल चीज़ से लिमिटेड नहीं हो सकती है। अगर दो या दो से ज़्यादा खुदा होते तो वो उनके आपस में कॉम्पिटिशन विल होती और उससे यानी कि डिसऑर्डर बनता, एक यानी कि एक हलचली मच जाती और कभी भी यूनिवर्स ऑर्डर के अंदर मैथमेटिकल रूल्स के अंदर जो चल रहे हैं वो कभी भी ना चल पाते। सो इट मेक्स सेंस कि एक इम्पोजिंग विल है जिसने जो है आसमान ज़मीन को बनाया है। सो हालांकि अभी जो आर्गुमेंट पेश किया गया ये हमारी जो डिवाइन वननेस है उसको हम कह सकते हैं कि सपोर्ट करता है। बिकॉज भले कितने भी क्रिएटर्स हों, एक ने टायर बनाया, एक ने जो है वो इंजन लगाया, लेकिन डिज़ाइनर एक ही होगा, इंजीनियर होगा जिसके लिए वो सारे के सारे क्रिएटर जो है ना अपनी विल को सबमिट करेंगे। ठीक है ना, एक डिज़ाइन जो है उन सारों की विल्स को हम कह सकते हैं कि डिसरिगार्ड करके एक विल होगी किसकी, इंजीनियर की, जो कि बताएगा कि आपको इस तरीके से मामला करना है। सो डिज़ाइन जो है ये लिमिट करता है उन लोगों की विल को जो कि रेस्पॉन्सिबल है उस कार को बनाने के लिए। सो सिंस बाय डेफिनेशन वी कैन नॉट हैव दिस, वी कैन नॉट हैव हिज विल, यानी कि खुदा की विल जो कभी भी किसी आउटसाइड ऑफ हिम से जो है वो यानी कि लिमिटेड नहीं हो सकती। इट फॉलोज कि देयर कैन नॉट बी मोर देन वन डिवाइन विल। सो अब भी कोई आर्ग्यू कर सकता है कि जो मल्टीपल जो गॉड्स हैं वो अपने आप यानी वो अग्री करके कि जी हर किसी का अपना डोमेन होगा वो काम कर सकते हैं। सब प्रॉब्लम इज दैट द मिनट वी एक्सेप्ट इट, इसका मतलब खुदा लिमिट हो गए, उनकी डिवाइन विल लिमिट हो गई, उनका स्कोप लिमिट हो गया और वो जो डेफिनेशन है खुदा की वो पूरी नहीं कर पाए। सो दे आर नॉट गॉड एनी मोर। सो इस पर जो 12वीं सेंचुरी के मुस्लिम स्कॉलर और फिलोसोफर हैं इब्न रुशद, जिसको वेस्ट में एवेरोस जो है कहा जाता है, उन्होंने इस पर कमेंट करते हुए कहा कि जी द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इज़ इम्प्लांटेड इन द इंस्टिंक्ट्स ऑफ मेल बाय नेचर। ये जो मायना है इस वर्ड्स के अंदर जो लिखी हुई है वो हर शख्स के अंदर वदियत है और ये सेल्फ एविडेंट है कि अगर दो किंग्स होते तो एक्शंस उन दोनों के एक ही चीज़ पर वो कभी भी पॉसिबल ना हो पाते कि वो किसी सिटी को मैनेज कर पाएँ फॉर देयर, क्योंकि दो एजेंट्स नहीं हो सकते एक ही काइंड के या फिर एक ही एक्शन के। तो वो कहते हैं कि अगर यही हो सकता है कि एक उनमें से दो डिवाइन है, वो एक बैठ जाए और एक काम करे, ठीक है, और ये फिर डिविनिटी के एट्रीब्यूट्स के बिल्कुल खिलाफ है। अब जो मैं आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहूँगा वो है द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम रिवलेशन। तो जो सिंपल एक तरीका है वननेस ऑफ गॉड को साबित करने का वो एक ऐसे स्क्रिप्चर की तरफ रेफ़र करना है जिसको अगर हम साबित कर लें कि वो खुदा की तरफ से, तो नेसेसरीली जो उसके अंदर लिखा होगा वो सही होगा खुदा के बारे में। अब यहाँ पर एक स्केप्टिक जो है वो ये कह सकता है कि जी खुदा जो है वो उसने अपने आप को अनाउंस किया है टू द ह्यूमैनिटी और वो
बुक फॉर्म के अंदर है, इट इज़ इन दी बुक फॉर्म, रेवलेशन इज़ इन द बुक फॉर्म। सो अब इस अजम्पशन को टैकल करते हैं। देखें, अगर अल्लाह को अपने आप को अनाउंस करवाना है टू द ह्यूमैनिटी तो दो पॉसिबल तरीके हो सकते हैं, एक इंटरनली, एक एक्सटर्नली। इंटरनली से मेरा मुराद ये कि आप खुदा को जान लें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए से या फिर इंटरनलाइजेशन के ज़रिए से, और दूसरा एक्सटर्नली, यानी कि आप अदर देन आउटसाइड योर सेल्फ कम्युनिकेशन के ज़रिए से जो है खुदा के बारे में जाने, खुदा क्या चाहता है और खुदा क्या है। सो ये यानी कि इन अदर वर्ड्स ये हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर जो है कोई चीज़ हो जो कि इंस्टेंटिएट हो। तो अब अगर हम खुदा को इंटरनली जानना चाहें तो ये इंटरप्रिटेशन इम्पॉसिबल है फॉर द रीजंस। उसमें से एक ये है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उनके अंदर डीएनए होते हैं, उनके अंदर इमोशनल और एक फिजिकल कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, सोशल इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है और एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, जेंडर डिफरेंसेस काफ़ी यानी कि मुख्तलिफ जो है फ़र्क होते हैं इंसानों के बीच में। अब ये डिफरेंसेस जो हैं हमारी जो एबिलिटी है चीज़ों को समझने की उस पर इफेक्ट करती हैं। हमारी इंट्रोस्पेक्शन भी उसके अंदर आ जाता है, इंट्यूशन भी आ जाती है। तो यानी कि जो थिंकिंग की रिजल्ट होगी वो वेराई करेगी, वो डिफरेंट होगी हर किसी से। अगर ये प्रोसेस इंक्लूड हो खुदा को जानने के बारे में तो इसका मतलब हर किसी का कॉन्सेप्शन खुदा के बारे में डिफरेंट होगा। और ये बात हिस्टोरिकल भी साबित है। 6000 BC से अब तक जो है वो तकरीबन 3700 जो है वो मुख्तलिफ नेम्स और कॉन्सेप्ट्स हैं खुदा के। देखें, हम इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए से, इंटरनलाइजेशन के ज़रिए खुद जान सकते हैं कि खुदा एग्जिस्ट करता है। इससे आगे जानना कि खुदा क्या है, उसकी क्या विल है, खुदा को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ही वुड हैव टू टेल यू कि ये मेरे जो है वो अहकाम है। अब दूसरी चीज़ जो मेथड है इस्तेमाल किया जाता है खुद कंक्लूड करने का खुदा एग्जिस्ट करता है, वो है कॉमन प्लेस मेथड, जो कि फ़िलासफ़र्स को कहते हैं जो है वो एक रैशनल थिंकिंग, या फिर एक जो थियोलॉजियन होते हैं वो कहते हैं कि इनेट थिंकिंग, इनेट डिस्पोजिशन। अब खुदा को ये जानना कि खुदा क्या है रादर देन जस्ट अफर्मिंग हिज एग्जिस्टेंस इज़ अ फैलेशियस आर्ग्यूमेंट, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और फिजिकल जो वर्ल्ड उस पर गौर फिक्र करके हम सिर्फ जान सकते हैं खुदा एग्जिस्ट करता है। अब ये जानना या फिर ये सकते हैं कि वो जो है ऑल पावरफुल है, वो ऑल अवेयर है। अब टू गो बियॉन्ड इट कि खुदा क्या चाहता है, खुदा क्या है, खुदा को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कभी भी ये ऐसे होगा, एक माउस जो है वो अपने यानी कि वो गैलेक्सी को जो है वो कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश करे। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बीइंग इटर्नल नहीं है, पावरफुल नहीं है, वो हर चीज़ का इल्म रखते हैं और हमारी जो रैशनल थिंकिंग है वो भी लिमिटेड है। सो ह्यूमन बीइंग कैन नॉट कॉन्सेप्चुलाइज गॉड, गॉड वुड हैव टू टेल यू थ्रू द एक्सटर्नल रेवलेशन। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए जो नॉलेज है कि खुदा एग्जिस्ट करता है वो इस तरीके से कि आपके दर पर किसी ने नॉकआउट किया। अब आपको पता है कि कोई वहाँ पर है बाहर, लेकिन यू डोंट नो कि हु इज़ ही, राइट, और व्हाट ही वांट्स। अब जब आप जाएंगे वो बताएगा, जब आपको जो नॉक कर रहा है तभी आप जान पाएंगे कि वो क्या चाहता है, वो कौन है, राइट। फ़िलहाल आप सिर्फ ये जान सकते हैं कि कोई है। सो हमारी जो एक जो रैशनलिज्म है, जो एक इंट्रोस्पेक्शन है, ये बता सकती है कि खुदा एग्जिस्ट करता है। बाकी चीज़ें हैं वो सिर्फ स्पेकुलेशन होंगी, उसके लिए खुदा खुद को बताना पड़ेगा बाय द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो ये जो इस इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो वो जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है वो कुरान है। वो एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि खुदा की तरफ से क्लेम करता है कि वो आया है और सारे के सारे क्राइटेरिया जो है उनको पूरा करता है। अब सबसे पहली बात, क्राइटेरिया कौन सा है? सबसे पहले वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, रैशनल, और जो इंट्यूटिव हमारे एक कंक्लूजन है खुदा के कंसेप्शन के हवाले से। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसी किताब जिसमें लिखा हुआ है खुदा जो है वो एक हाथी है जिसकी 4 टांगें हैं, तो फिर हम ऑटोमेटिकली ये सोचेंगे कि वो लिमिटेड हो गया, वो डिपेंडेंट हो गया और इसी दुनिया का हिस्सा हो गया, वो खुदा नहीं हो सकता। या फिर कोई और ऐसी इंटरप्रिटेशन है खुदा की जो कि नेसेसरी ना हो, जो कि यूनिवर्स ना हो, जैसे कि अब क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि उनका खुदा ईसा अलैहिस्सलाम है। अब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जो डे ऑफ द आवर है उसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नहीं पता। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल खुदा जो कि ऑल नोइंग हो उसको क़यामत के बारे में ना पता हो? ठीक, इस तरीके से बाकी काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये भी जो है ऐसा बुक कभी भी बाय दी फ्रॉम दी गॉड नहीं हो सकता जिसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हों, बिकॉज फिज़िकल क्वालिटी, साइज़, कलर, सारे इंसानों के मतलब क्वालिटीज़ हैं, खुदा की ये जो है वो तारुफ नहीं है। सो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होने चाहिए जो कि इनको राइज दे। सो खुदा फिज़िकल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इस वजह से कोई भी लिमिटेड जो क्वालिटीज़ हैं वो खुदा को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। सो अगर कोई तो कुरान जो है इस मामले में भी पूरा का पूरा उतरता है, कोई भी और किताब जो है इस मामले में कुरान से कॉम्पीट नहीं कर सकती। दूसरी चीज़, वो जो किताब है वो इंटरनली और एक्सटर्नली कंसिस्टेंट होना चाहिए। इंटरनली से मुराद ये है कि तज़ाद ना हो, एक जगह लिखा हुआ कि गॉड 1 है, दूसरी जगह लिखा हुआ है कि गॉड 3 है, जैसे बाइबल के अंदर है।
या भगवद गीता के अंदर है, ठीक है, कि जी वो जो ऋग्वेद है उसके अंदर है कि जो पूरे 33 यानी कि डिविनिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। वो एक जगह लिखा हुआ उपनिषद के अंदर खुदा एक है। तो ये जो है मामला ना हो, तो ये भी कुरान इस पे जो है पूरा का पूरा उतरता है। और एक्सटर्नल इनकन्सिस्टेंसी ना हो, मतलब मिसाल के तौर पर एक स्क्रिप्चर वो ये बताए कि यूनिवर्स 6000 साल पहले बनी, और रियलिटी में साइंस में बताए, या कोई सा एस्टेब्लिश ट्रूथ हो, थ्योरी नहीं एस्टेब्लिश ट्रूथ, वो बताए कि नहीं यूनिवर्स बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा वो जो टेक्स्ट है जो कि क्लेम कर रहा है कि इट्स फ्रॉम गॉड, वो इनकन्सिस्टेंट हो गया। ये गलतियाँ ह्यूमन करते हैं, खुदा नहीं करता। सो दूसरी चीज़ उसके अंदर साइन पोस्ट ऐसे होने चाहिए जो कि एक ऑल नोइंग एक ट्रांसेंडेंट गॉड की तरफ रेफर करें। तो रेवलेशन में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि इंडिकेट करेंगे खुदा की तरफ से हैं, और इट कैन नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन बाय द ह्यूमन, या फिर नेचुरलिस्टिकली उसकी आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। सो इट मस्ट हैव दैट एविडेंस टू शो इट फ्रॉम गॉड। और वो कुरान जो है साइन पोस्ट कौन से देता है, तो ये वो किताब है जो कि कुरान जो कि नेचुरलिस्टिकली हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और लाजमी तौर पर हमें जो है एजर्ट करना पड़ेगी सुपर नेचुरल एक इसकी एक्सप्लेनेशन दरकार है। जैसे कि कुरान की जो एक लिंग्विस्टिक लिटरेरी जो एक इनिमिटेबिलिटी है, और कुछ ऐसे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, एक अकाउंट्स हैं जो कि उस एट द टाइम ऑफ रेवलेशन जो है वो कोई शख्स नहीं जान सकता था। ये साइंटिफिक ट्रूथ्स हैं। इस तरीके से जो तीसरी उसकी जो यूनिक अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर है, ये भी चीज़ है जो दलालत करती है कुरान के अल्लाह की तरफ से होने की तरफ। तो टू कंक्लूड, सिंस द ओनली वे टू नो गॉड इज़ थ्रू द एक्सटर्नल रेवलेशन, तो एक दफ़ा जब हमने साबित कर दिया जो कुरान है वो अल्लाह की तरफ से, तो इट नेसेसरी फॉलोज कि जो उसके अंदर मौजूद होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा, हमें मानना पड़ेगा। तो कुरान जो है ये खुदा की वननेस के बारे में एक वाज़ेह तौर पर दलील देता है। जिस अल्लाह ने फरमाया कि जो अहले किताब है उनसे बहस नहीं करो इस तरीके पर, सिर्फ़ और सिर्फ जो कि एहसन हो, जो कि बेस्ट वे हो, उसमें जो है आप उनसे बहस मुबासा करो, एक्सेप्ट फॉर दो, सिवा उनके जो कि जुल्म करें या नाइंसाफ़ी करें उनमें से। और कहो कि हम यकीन करते हैं, ईमान लाते हैं उस पर जो हमारी तरफ नाजिल किया गया और उस पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया, और कहो कि हमारा और तुम्हारा अल्लाह एक है और हम तो उसी के मुती फरमान हैं, हमने तो अपने आप को उसी के फरमाबरदारी के लिए जो है वो दे दिया है। सो अब ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं टू शो कि खुदा जो है एक है। हाउएवर दिस टॉपिक अगर इसको समझ लिया जाए तो ये इंसान की ज़मीन पर एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट देता है। देखिए हम सारे ह्यूमन बींग्स जो हैं हमें एक अल्लाह ने बनाया है। जब हम ये जान लें कि हमारा जो खालिक मालिक एक है तो हम एक डिसयूनिटी और डिवीज़न से बचकर जो है यूनिटी के साथ जो है वो रह सकते हैं। और हम जो है एक दूसरे को, अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं नेसेसरी फॉलोज कि हम उसकी क्रिएशन से भी मोहब्बत करेंगे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ हु आर मर्सीफुल विल बी शोन मर्सी बाय द मोस्ट मर्सीफुल, वो जो कि मर्सीफुल हैं उनको, जो कि रहम करते हैं उनको रहम यानी कि मिलेगा उसकी तरफ से जो कि रहमान है, रहीम है, जो कि हर जो है चीज़ पर रहम करने वाला है। इस वजह से ज़मीन में जो भी हैं उनसे रहमदिली के साथ जो है वो सलूक करो, और जो कि आसमान और ज़मीन में है वो तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो ये जो है सारे आर्ग्यूमेंट्स ये इन्फर करते हैं, हम बताते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि खुदा सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, सिंगुलर गॉड हो सकता है जिसकी इम्पोजिंग विल है। सो ये एपिसोड 10 था। इंशाल्लाह एपिसोड 11 के अंदर देखेंगे इस्लाम का रेस्पॉन्स क्या है टू द ईविल एंड सफरिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।